सुप्रभात छात्रों। कल हमने भारतीय साहित्यकारों की दृष्टि से साहित्य के प्रयोजन देखे थे। आज हम देख लेंगे पाश्चात्य काव्य प्रयोजन। यानी पाश्चात्य यानी जैसे हम देखते हैं अंग्रेजी जो विद्वान है उनकी दृष्टि से साहित्य के प्रयोजन क्या है। तो उन लोगों ने लगभग 8 उनके साहित्य के प्रयोजन बताने के प्रयत्न किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसके यानी 2 ही महत्वपूर्ण प्रयोजन होते हैं। एक कला के लिए कला और दूसरा कला जीवन के लिए। तो पाश्चात्य विद्वानों में काव्य प्रयोजन को लेकर व्यापक और गंभीर विवेचन होता हुआ दिखाई देता है। इसमें पाश्चात्य राष्ट्रों में यानी साहित्य पर काफी विवेचन हो चुका है। पाश्चात्य साहित्य में काव्य प्रयोजन को लेकर कुछ घोष वाक्य मिलते हैं, यानी कुछ घोष यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलती है। कभी कला कला के लिए कहा जाता है तो कभी कला जीवन के लिए कहा जाता है। कभी कला जीवन से पलायन के लिए मानी जाती है तो कभी जीवन में प्रवेश के लिए या कभी यानी विनोद के लिए कला, आत्मानुभूति की कला, ऐसे अलग अलग दृष्टि से उसका विवेचन किया गया है। जो कोई कला सर्जन की अदम्य इच्छा पूर्ति को प्रयोजन मानता है तो कोई यानी जैसे काव्य सृजन जो है तो काव्य की निर्मित के लिए जो कार्य करता है वह स्वयं स्फूर्ति से काव्य करता है, उसके लिए भी उन्होंने प्रयोजन माना है। इसके साथ साथ इच्छा पूर्ति, स्वप्न रंजन, पुनः प्रत्यय आदि भी काव्य के प्रयोजन माने गए हैं। यानी अपनी अपनी दृष्टि से उन लोगों ने काव्य के प्रयोजन बताने के प्रयत्न कर दिए हैं। पाश्चात्य साहित्य में मिलने वाले प्रयोजनों को इस तरह रखा गया है। उसका अंग्रेजी में नाम है और फिर उसका हिंदी में भी उसका अनुवाद किया गया है। कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट से कला कला के लिए, आर्ट फॉर लाइफ से कला जीवन के लिए, आर्ट एज ऑन एक्सेप्ट फ्रॉम लाइफ यानी जीवन से पलायन के लिए, आर्ट एज एन एक्सेप्ट इनटू लाइफ, फिर कई जीवन से पलायन के लिए, कई कहते हैं जीवन में पदार्पण के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए कला का उपयोग किया जाता है। कई कहते हैं आर्ट फॉर सर्विस से यानी सेवा के लिए कला, नहीं समाज के लिए कला, आर्ट फॉर सेल्फ रिलीजन यानी आत्मानुभूति के लिए, यानी स्वयं को आनंद चाहिए इसके लिए कई कला यानी साहित्य की निर्मित करता है। आर्ट फॉर जॉय यानी आनंद के लिए कला, यानी साहित्य से आनंद तो मिलता ही है, लेकिन सिर्फ आनंद के लिए साहित्य लिखना ये तो सही नहीं होता है। लेकिन पाश्चात्य विद्वान यानी वहाँ की संस्कृति जो है अलग प्रकार की है, तो भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती है। वे यानी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जीने की कला यानी पाश्चात्य साहित्य में हमें दिखाई देती है। इसी कारण उनका जो कहना है आर्ट फॉर जॉय यही वही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि जीवन आनंदी होना चाहिए ये उनका महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है और उसी के आधार पर उनका साहित्य भी हमें दिखाई देता है। आर्ट फॉर रिक्रिएटिव यानी विनोद निर्मित के लिए, यानी वे मानते हैं यानी आनंद और विनोद इसमें कोई काफी अंतर नहीं है। विनोद से ही हमें आनंद मिलता है, यानी वक्रोक्ति के माध्यम से विनोद निर्माण होता है। सीधे साधे कहने के सिवा उसे थोड़ा सा घुमा फिरा कर हम बता देते हैं बात, तो उसमें से यानी वक्रोक्ति अलंकार की निर्मित होती है और सामने वाले को उसका यानी अर्थ पता नहीं होता। इसी कारण वह थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और जब उसका अर्थ उन्हें पता चलता है तो उसे क्षण भर के लिए क्यों न हो आनंद हो जाता है। इसी कारण वक्रोक्ति अलंकार उसमें दिखाई देता है। ये यानी इनके ये माने जाते हैं और इसी प्रकार यानी ये उनके जो तत्व प्रयोजन है तो ये प्रयोजन में हमें यानी आनंद महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अदम्य इच्छा पूर्ति को तृप्त करने के लिए
प्रयोजनों की इस लंबी सूची में अनेक प्रयोजनों का समावेश किया गया है। वास्तविक दृष्टि से देखने पर इन प्रयोजनों को 2 वर्गों में ही रखा जाता है। यानी ये सारे 9 प्रयोजन जो है उनके, वे 2 प्रयोजनों में ही सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे 33 संचारी भाव है और 9 रसों में समाहित हो जाते हैं, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। उसी तरह ये पाश्चात्य विद्वानों ने 9 प्रयोजन माने हैं, वे 2 प्रयोजनों में ही समाहित हो जाते हैं। ये 2 प्रयोजन इन सब प्रयोजनों को अपने में समा ले सकते हैं। ये 2 प्रयोजन हैं कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। कला कला के लिए इस सिद्धांत को फ्रांस के साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड जो माने जाते हैं वे हैं, और उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड और स्पिनबर्ग माने जाते हैं। कला कला के लिए ये 2 सिद्धांत जो प्रयोजन मानने वाले जो विद्वान है वे है ऑस्कर वाइल्ड और स्पिनबर्ग है। वे इस प्रयोजन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कला के लिए मानने वाले विद्वान हैं। कला में नीति सदाचार तथा मर्यादावाद का निषेध करते हैं। जैसे हम देखते हैं तो साहित्य से मनुष्य सदाचारी बनना चाहिए, साहित्य से मनुष्य नीतिवादी बनना चाहिए, यह उद्देश्य होता है। लेकिन ये ऑस्कर वाइल्ड और स्पिनबर्ग जो है वे मानते हैं कि यानी ये विद्वान कला में नीति सदाचार तथा मर्यादावाद का निषेध करते हैं। ये जो महत्वपूर्ण तत्व है इसका वे क्या कर देते हैं, निषेध करते हैं। स्वतंत्र रूप से विचार करने वाले स्पिनबर्ग माने जाते हैं। इनकी धारणा है कि कला का एक मात्र उद्देश्य सहृदयों को आनंद देना है। कला का आनंद देना या यह प्रधान हेतु है। तो यानी जैसे सदाचार के माध्यम से लिखा जाएगा, या जैसे मर्यादाओं से लिखा जाएगा, या नीति परक लिखा जाएगा, तो उसमें से वे कहते हैं कि यानी मनुष्य को सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। इसी कारण वे कहते हैं कि अगर मनुष्य को आनंद प्राप्त करना है तो यह बंधन उसी से तोड़ना चाहिए। जैसे स्वच्छंदवादी कवि जो है उन्होंने सारे बंधन तोड़ लिए, अपने अनुसार उन्होंने साहित्य लिखने का प्रयत्न कर दिया। इसके बाद रीति काल के कई कवि हैं, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त साहित्य लिखने वाले जो कवि है, उन्होंने भी जो रीति यानी परंपरा से चला आया साहित्य उसकी ओर पीठ कर दी और अपनी दृष्टि से साहित्य लिखने का काम कर दिया है। तो ऑस्कर वाइल्ड और स्पिनबर्ग जो मानते हैं कि मनुष्य अगर सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो नीति सदाचार और मर्यादाओं को त्याग कर ही साहित्य की निर्मिति करनी चाहिए। कला की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं, कला का अपना एक स्वतंत्र, पूर्ण और निरपेक्ष जगत होता है। कला को किसी कटघरे में बांधा नहीं जा सकता है। जो कलाकार जो होता है, शिल्पकार जो होता है, साहित्यकार जो होता है, वह अपनी कल्पना की उड़ान भर देता है। जैसे जो हिंदी में एक उक्ति है, जो न देखे रवि वो देखे कवि, या कवि हो या कलाकार हो, तो वह अपनी कल्पना से उसे आंकने का प्रयत्न कर देता है, एक कृति बनाता है तो भी वह अपनी कल्पना के सहारे ही बना देता है। तो ऐसे हुए साहित्य का प्रयोजन जो मानते हैं, तो ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि यानी कला का एक अपना स्वतंत्र, पूर्ण और एक निरपेक्ष जगत होता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता है। किसी कवि को, किसी लेखक को कहा कि ये कहानी है, ये एक उदाहरण है, उसके उदाहरण पर आप एक उपन्यास या नाटक लिखकर दे दीजिए, तो वो नहीं कर सकता। एक ढांचा दे दिया, उस ढांचे पे वो बिठा नहीं सकता है। लेकिन एक नाटक है, एक उपन्यास है, उस पर यानी दिग्दर्शक एक सिनेमा चलचित्र पर बना सकता है। वो अपने ढांचे के अनुसार उसमें कोई घटाना है, कोई बढ़ाना है, वो कर सकता है। लेकिन मूल जो कृति होती है उसी को किसी कटघरे में खड़ा करना मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसे जो है अक्सर वाइल्ड यानी स्वच्छंदतावादी विचारों के दिखाई देते उसे कला को किसी एक कैटेगरी में बांधने के पक्ष में नहीं है। जीवन से पलायन, विनोद, इच्छा पूर्ति, पुनः प्रत्यय, जिज्ञासा, तृप्ति आदि सभी प्रयोजन कला के लिए इस वर्ग में समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे हम मानते हैं जीवन से पलायन, या जैसे एकांतवास, यानी एकांतवास भी कई व्यक्तियों को काव्य प्रेरणा दे देता है, या अकेलापन भी एक अकेलेपन में भी जीना एक कला है ऐसा कहा जाता है। तो यानी कई व्यक्तियों को अकेले रहते हुए साहित्य सृजन की कल्पना होती है, वे अच्छे ढंग से लिखते हैं, या वे जीवन से पलायन यानी हर दृष्टि से अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देना या समाज से मुंह मोड़ लेना, तो हर एक अपनी जिम्मेदारी से पलायन करना, यह यानी क्या है, जीवन से पलायन कर देना, हताश हो जाना। तो लेकिन कला जो है, कला हताश नहीं होने देती है, कला आनंद देती है। तो यानी जीवन से पलायन, सृजनशीलता, जिज्ञासा, तृप्ति, यह जो है ये प्रयोजन जो है पाश्चात्य प्रयोजन, यह कला के लिए इसमें समावित होते हैं। इंग्लैंड में वाल्टर पीटर, ब्रैडले आदि विद्वान कला के लिए इस प्रयोजन के समर्थक है। यानी जैसे अक्सर वाइल्ड हो, स्पिलबर्ग हो, उन्होंने तो मान लिया है कि स्वच्छंदवाद महत्वपूर्ण है, आनंद उसमें मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इंग्लैंड के भी कई विद्वान हैं, वाइल्ड पीटर है और ब्रैडले है, उन्होंने भी इस कला के लिए इस प्रयोजन का समर्थन कर दिया है। यानी कला से ही मनुष्य को आनंद मिलता है। अगर समाज में मनुष्य आनंदी नहीं होगा, हमेशा दुखी होगा, तो उस देश की उन्नति नहीं हो सकती है। तो आनंद यह महत्वपूर्ण तत्व इसमें हमें दिखाई देता है। और दूसरा जो प्रयोजन मानते हैं हम, वह कला जीवन के लिए, यानी पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कला जीवन के लिए। कला जीवन के लिए इस सिद्धांत का प्रथम निरूपण यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने किया। कला जीवन के लिए यह यूनान के जो दार्शनिक विद्वान जो है प्लेटो, उन्होंने कर दिया। और वे कहते हैं उनके अनुसार मानव समाज का नैतिक विकास कवियों द्वारा लिखित साहित्य पर होता है। यानी उसके अनुसार वे कहते हैं कि मानव समाज का नैतिक विकास कवियों द्वारा लिखित साहित्य पर होता है। अतः साहित्यकार को साहित्य निर्मित करते समय समाज हित का ध्यान रखना चाहिए। ये नीतिवाचक आलोचक साहित्य और समाज का अविच्छिन्न संबंध मानते हैं। प्लेटो एक दार्शनिक है, दर्शन शास्त्र के अध्येता है, इसी कारण फिलोसोफर जिसे हम कहते हैं उसे, तो इसी कारण वे कहते हैं समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है और साहित्यकार को साहित्य निर्मित करते समय यानी समाज का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे समाज का आधार साहित्य है, तो वह किस तरह इसमें समाज निर्मिति में एक पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि यानी जैसे हम मानते हैं कि यानी इतिहास यानी बीती हुई बातों का वास्तवता के साथ संबंध जोड़ा जाता है। तो इतिहास के द्वारा पिछले कई सदियों से क्या हो गया यह हमें बताया जाता है। पुरातत्व विधान जो विभाग जो होता है वह पहले का अध्ययन करके आज के समाज में क्या चल रहा है यह बता देते हैं। तो इतिहास से हमें पहले क्या घटित हो गया है यह पता चलता है और उसी का वर्तमान समय के साथ हम कैसे उसका उपयोग करें यह निश्चित कर देते हैं। तो यानी यह जो है प्लेटो जो है यह महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं और उन्होंने कहा है कि यानी साहित्य से मनुष्य या समाज बहुत कुछ सीख जाता है। इसी कारण साहित्य को नीति का आधार लेकर
चलना चाहिए, क्योंकि समाज उसका पथ प्रदर्शन होता है। समाज साहित्य का पथ लेता है और उसके आगे चलने का प्रयत्न कर देता है। इसी कारण साहित्यकार ने समाज के पथ प्रदर्शन के लिए साहित्य लिखना चाहिए, ऐसा कहा है। इनका ये नीतिवाचक आलोचक साहित्य और समाज का अविच्छिन्न संबंध मानते हैं। प्लेटो के साथ साथ इसी तरह समाज और साहित्य का अभिन्न अंग मानने वाले तो पहले दार्शनिक ये प्लेटो है ही, उनके साथ साथ पाश्चात्य कई विद्वान भी उनके साथ आए हैं। वे है होरेस है, गटे है, टॉलस्टॉय है, जॉन रस्किन है, मैथ्यू आर्नल्ड है, आए रिचर्ड आदि नीतिवाचक आलोचक इस मत के समर्थक है ना। उसी समय यानी उनके प्लेटो के साथ साथ होरेस है, टॉलस्टॉय है, जॉन रस्किन है, मैथ्यू आर्नल्ड है, आए रिचर्ड्स है। आए रिचर्ड्स बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। ये नीतिवाचक हैं और उन्होंने नीति यानी जैसे हम कहते हैं कि हर एक जगह नीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। उच्च शिक्षण में भी नीति का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण नीति आयोग ऐसा कहा जाता है। यह नीति कोई दिखाने वाली चीज नहीं है, लेकिन यह नीति हर एक के हृदय में, उसके संस्कारों में बैठी हुई हमें दिखाई देती है। तो ये विद्वान जो है, जो नीतिवाचक साहित्य होना चाहिए, इसके समर्थक माने जाते हैं। इसके अनुसार साहित्य के इनके अनुसार साहित्य कोई कल्पना नहीं है। वे कहते हैं साहित्य कोई कल्पना नहीं है। साहित्य लिखने के लिए एक पठन पाठन चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। साहित्य कोई कल्पना का विलास नहीं है, वह समाज का मार्गदर्शन भी करती है। इनके अनुसार वही साहित्य सफल है जो समाज को सत्य तथा शिव के मार्ग पर ले जा सकता है। यानी जैसे हम सपने देखते हैं, सपने यह क्या होते हैं, मान लीजिए कल्पना, या कोई लोग कहते हैं यह सपना यानी क्या होता है, दिवा सपनों से कहते हैं। एक भी सपना पूरा नहीं होता है। तो दिन भर हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं, रात में वह यानी क्या हो जाते हैं, उसका फलद्रुत हो जाते हैं। और हम कहते हैं सपने में ऐसा देखा वैसा देखा, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे वे कहते हैं कल्पना कोई साहित्य कोई कल्पना नहीं है, तो उसका हमें समाज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। समाज साहित्य जो है वह समाज का मार्गदर्शक होता है। इनके अनुसार ही साहित्य लिखना चाहिए। समाज के लिए ही जो हितकारी है उसी तरह का साहित्य लिखना चाहिए, जो समाज को सत्य तथा शिव के मार्ग पर ले जा सके। है ना, सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय साहित्य में माना जाता है। तो उसी तरह ये विद्वान भी कहते हैं सत्य और शिव के मार्ग पर ले जाने वाला साहित्य समाज के लिए होना चाहिए। टॉलस्टॉय कहते हैं यदि कृति का लक्ष्य धर्म, करुणा और प्रेम का प्रतिपादन करना है तो उसे सर्वश्रेष्ठ कला के अंतर्गत स्थान प्राप्त हो सकता है। वे है टॉलस्टॉय जो है पाश्चात्य विद्वान है। वे कहते हैं यदि कृति का लक्ष्य यानी कृति का उद्देश्य यानी साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, धर्म, करुणा और प्रेम का प्रतिपादन करना है, तो वह कृति क्या होती है, वह कृति सर्वश्रेष्ठ होती है। वह यानी सारे जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति मानी है, तो यहाँ उन्होंने कहा है धर्म कहा है, फिर धर्म है, करुणा है और प्रेम है। जैसे काम जो हम हिंदुस्तानी भारतीय साहित्य में मानते हैं वो प्रेम यानी काम भावना है, करुणा भी उसमें आती है और धर्म आ जाता है। अर्थ को उन्होंने यहाँ स्थान नहीं दिया है, लेकिन धर्म है, करुणा है और प्रेम है, इन तीनों में से परिपूर्ण साहित्य होता है तो वह साहित्य कहने लायक होता है, ऐसा यानी टॉलस्टॉय कहते हैं। और उसके साथ साथ स्लेगर जो है, स्लेगर ने कहा है
मानव को कैसे सुखी बनाया जाए, इससे महानतर एवं गंभीरतर साहित्य नहीं हो सकता। अगर हम साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो गंभीरता से हम उसको समझ ले। यानी जो कृति स्लेगर कहते हैं कि जो कृति हम पढ़ते हैं उसी को हमें गंभीरता से पढ़ना चाहिए। यानी गंभीरता से यानी क्या, जैसे हमारे पास समय है इसी कारण पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही बैठे हैं तो ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। लेखक की कृति अच्छे लेखक की है, उसमें क्या लिखा है, यह जब हमारे मन में एक भावना निर्माण होती है तब हम पढ़ने लगते हैं। तो ये पाश्चात्य टॉल्स्टॉय के साथ साथ स्लेगर भी उसी मार्ग पर चलने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। संक्षेप में जीवनवादी आलोचक कला के द्वारा जीवन की उन्नति और मानव का कल्याण चाहते हैं। यानी ये जो आलोचक है तो वे क्या कहते हैं, मानव की उन्नति, मानव जीवन जो है उसकी उन्नति और उसका कल्याण चाहते हैं। कल्याण हो, जैसे हम कहते हैं कोई भी हमें मिलता है तो यानी किसी बड़े व्यक्ति से हम उसका पद स्पर्श करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि आपका कल्याण हो। यानी कल्याण होना यानी क्या है, आप आनंदी रहे। यानी जो कोई आप प्राप्त करना चाहते हैं वही आपको प्राप्त हो, सदिच्छा व्यक्त कर देते हैं। यानी कल्याण की जो भावना होती है, यानी किसी का भी बुरा न हो जाए, यही कल्याण में भावना समर्पित होती है। तो ऐसे जो कहते हैं कि यानी जीवन की उन्नति और मानव का कल्याण हो। कला सेवा के लिए, कला मानव को मानव से मिलाने के लिए होती है। यानी सेवा, एक दूसरों की सेवा करते हैं, कोई आपत्ति हो तो भी करते हैं, या परिवार में सेवा भाव होता है, एक परिवार का सेवा भाव अपने घर में रहता है, गांव का सेवा भाव होता है, गांव का होता है, फिर अपने देश के सेवा भाव होता है। तो ऐसे जो है इसमें सेवा भाव भी दिखाई देता है। कला मानव को मानव से मिलाने के लिए होती है। जैसे हम कहते हैं मानव यानी समाज मानवों से बनता है, समाज से मानव नहीं बनता है, समाज में मानव ही होता है। इसी कारण मानव को मानव से मिलाने के लिए कला महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य एक दूसरों को मिले बिना रह नहीं सकता है, नहीं तो वह यानी जानवर भी